Good morning students, I am Parvinder Singh. Today we discuss about the topic organizing chapter 5 business studies class 12. Before this video, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो थी चैप्टर प्लानिंग से रिलेटेड। उसमें हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ प्लानिंग, प्रोसेस, लिमिटेशंस, उसकी फीचर्स, उसकी डीमेरिट्स, और उसके साथ हमने दो प्लान्स भी पढ़े थे, एक सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडर्ड प्लान, स्टैंडिंग प्लान। प्लानिंग हमारी हो चुकी है, फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। 5 फंक्शंस जो मैनेजमेंट करती है, जो मेन 5 फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन हम लोग ऑलरेडी इन द प्रीवियस वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, जिस पे हमने डिस्कस कर लिया है। आज को जो सेकंड फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, वो आता है ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग ऑनली पेपर वर्क है, और उसके बाद पेपर वर्क के बाद हम इनको रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उससे सेकंड स्टेप आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का जैसा इसका नाम है वैसा ही इसको हिंदी मीनिंग आता है ऑर्गेनाइज करना, मीन्स चीज़ों को इकट्ठा करना। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं ऑर्गेनाइजिंग में किए जाते हैं। जैसा इसका मीनिंग है, ऑर्गेनाइजिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, उनको पहचानना है, क्या करना है, आइडेंटिफाई करना, एंड ग्रुपिंग द वेरियस एक्टिविटीज। अब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज फंक्शन होते हैं, उन सभी एक्टिविटीज को क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग करने से क्या होगा, जो हमारा टारगेट है वो अचीव किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अलग अलग डिपार्टमेंट्स का टारगेट अपना अलग अलग होता है, सेल, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, इन सभी का जो मेन फोकस, ये अपने अपने डिपार्टमेंट का टारगेट अचीव करते हैं, लेकिन इन सभी डिपार्टमेंट का भी एक मेन टारगेट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ को क्या करना, अचीव करना। उन्हीं सभी एक्टिविटीज को क्या किया जाएगा, ग्रुपिंग किया जाएगा, एंड ब्रिंग टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। और नेक्स्ट और क्या काम है ऑर्गेनाइजिंग का, कि जितने भी रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत है, पैसे की, ह्यूमन की, या जितनी भी एसेट्स, रॉ मटेरियल, हमें जितने भी अपने टारगेट को अचीव करने के प्रोडक्शन के लिए जो भी हमने सेटअप कर रखा है, उसके लिए जितने भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो भी हम लोग इसमें क्या करेंगे, लेके आएंगे, इकट्ठा करेंगे, परचेस करेंगे। ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं, ऑर्गेनाइजिंग में आ जाती हैं, ताकि हमारा जो गोल है वो अचीव हो सके। तो इन सिंपल वर्ड्स हम बता, ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज एंड अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंस रिसोर्सेज और अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ताकि हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या कर सके, अचीव कर सके। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अब ये चीज़ें होंगी कैसे, प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, कौन कौन से स्टेप इसमें इंक्लूड हैं ऑर्गेनाइजिंग करने के। तो सबसे पहला स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, मीन्स काम को पहचानना और उस काम को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा काम करना है, उस काम को किस बंदे को क्या करना है, असाइन करना। मीन्स ये तो है नहीं कि एक काम एक व्यक्ति कर सकता है, या पूरे ऑर्गेनाइजेशन का काम एक ही डिपार्टमेंट कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। काम को पहले हमें क्या करना है, पहचानना है क्या करना है, फिर उस काम को कराने के लिए हमें उस वर्क को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, बैंक। बैंक बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है। मान लीजिए बैंक क्या है, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है। बैंक में आपने देखा होगा, जब भी आप बैंक में जाते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पे, जहाँ पे एक कैशियर होता है, एक चेक रिसीव करता है, मैनेजर का जो काउंटर अलग होता है, जो पूरे वर्क को मैनेज करता है, देखता है, मीन्स जमा करना, विड्रॉ करना, चेक ट्रांसफ़र करना, फाइल से इधर उधर करना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अलग अलग काउंटर्स पे होती हैं। मीन्स काम को इस तरह से मैनेज किया जाता है ताकि एक व्यक्ति पे बर्डन ना पड़े, और जो वर्क है वो भी उसी बंदे को दिया जाता है जो उस काम में क्या होता है, एक्सपर्ट होता है, क्वालिफाइड होता है। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोसेस का पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करना, नेक्स्ट उस वर्क को डिवाइड कर देना अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। मीन्स जो व्यक्ति जिस काम में एक्सपर्ट है उसी को वो काम दे देना। और यहाँ पे क्लियर हो जाए कि सारा काम एक ही व्यक्ति को नहीं दिया जाता, इस काम को क्या कर दिया जाता है, डिवाइड
डिवाइड कर दिया जाता है ताकि कम काम किसी को दिया जाएगा तो उस काम को वो बहुत अच्छे तरीके से करे। एग्जांपल था इसका बैंक। नेक्स्ट आता है ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंट्स। अब जॉब्स बहुत सारे काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनको क्या करना, ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग के बाद उनको क्या कर देना, उनका डिपार्टमेंटल ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन को डिवाइड कर देना। अब आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क्स। एक होते हैं कि कुछ लोग एक ही प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करते हैं, कुछ लोग एक प्रोडक्ट से ज़्यादा का प्रोडक्शन करते हैं। तो कामों को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। देयर आर टू डिपार्टमेंट, मींस जितने भी जॉब्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुपिंग का जॉब्स, सभी जॉब्स को ग्रुपिंग कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन में दो डिपार्टमेंट बनाए गए, एक फंक्शनल, एक डिविजनल। फंक्शनल डिपार्टमेंट मींस आपने अगर कोई भी ये फंक्शनल जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। फॉर एग्जांपल एक परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। मोस्टली ये डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जब भी आप मान लीजिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन वाली ब्रांच में या वहाँ पे कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं जिनका अपना अलग अलग काम होता है। प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करता है, सेल्स वाला सेल्स को मैनेज करता है, मार्केटिंग वाला मार्केट के बारे में रिसर्च वगैरह करता है, फाइनेंस वाला फाइनेंस का अरेंजमेंट करता है, कहाँ से आएगा, फाइनेंस की कमी ना पड़ जाए, कहाँ से हमें अरेंज करना है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ग्रुपिंग अलग अलग कर दिया गया है ताकि अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अलग अलग काम को कर सकें। और अलग अलग इसलिए किया गया है, अगर ये काम एक ही डिपार्टमेंट में किए जाएंगे तो इनमें कभी भी काम जो है स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा, ओवरलैपिंग के चांसेस में क्या रहेंगे, ज़्यादा। नेक्स्ट आता है डिविजनल डिपार्टमेंट। डिविजनल डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे जो कंपनीज या जो बिजनेसमैन एक यूनिट से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। जैसे एक डिवीजन का मतलब हो गया, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो फैक्ट्री वो शूज़ बनाती है, क्या बनाती है, शूज़। हम वहाँ पे एक और चीज़ भी बनती है, सोप बनते हैं, पेस्टिसाइड भी वहीं पे है। एक ही कंपनी के अंदर ये देर आर 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, 3 तरह के प्लांट लगाए गए हैं। अब डिविजनल में क्या आता है, सोप के डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे, शूज के डिपार्टमेंट अलग होंगे, पेस्टिसाइड के डिपार्टमेंट क्या होंगे, अलग। इनको कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट के बेस पे कि शूज वाले के 4 डिपार्टमेंट, पेस्टिसाइड के अलग 4 डिपार्टमेंट और सोप वाले के अलग 4 डिपार्टमेंट। मीन्स हर यूनिट का, हर प्रोडक्ट का अपना अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे जो सारे इसमें डील करेंगे, उनकी डिवीजन क्या होगी, अलग होगी। तो यहाँ पे अपने जॉब्स को डिपार्टमेंट्स को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया गया है ऑन दी बेसिस ऑफ फंक्शनल एंड ऑन दी बेसिस ऑफ डिविजनल। फंक्शनल में अगर आप एक ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपके पास ज़्यादा डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे, मीन्स सेम लगभग 4 या 5 डिपार्टमेंट होते हैं। डिविजनल में क्या होगा, जितने भी प्रोडक्शन आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, जितने भी आप डिवीजन अलग अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सोप के डिपार्टमेंट अपने सेल, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस अलग होगा, एंड शूज़ इनके भी परचेज, सेल, मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या होंगे, अलग होंगे। और पेस्टिसाइड का भी सेम ऐसे ही है कि इनके भी डिपार्टमेंट क्या होंगे, अलग होंगे। हर यूनिट का एक अपने अलग डिपार्टमेंट्स होंगे जो कि अपने काम में क्या होंगे, स्पेशलाइज होंगे, जो कि एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि किस डिपार्टमेंट, किस यूनिट में, किस डिपार्टमेंट से कौन सी चीज़ हमें मिल जाएगी। तो इनको बाकी यूनिट से कोई भी लेना देना नहीं रहता है। तो सेकंड प्रोसेस क्या आता है, ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। थर्ड स्टेप कौन सा है ऑर्गेनाइजिंग में, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ड्यूटीज, अब हमने वर्कर्स हैं या एम्प्लॉइज हैं उनको ड्यूटीज क्या करनी है, असाइन करनी है। मीन्स जो बंदा जिस काम के लिए काबिल है, एक्सपर्ट है, स्पेशलाइज है, उसे वो जॉब क्या कर दिया जाएगा, असाइन कर दिया जाएगा। जिससे क्या होगा कि परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। मीन्स टास्क हमारा जो, जब हम ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के बेस पे देते हैं, वर्क को डिवाइड करके देते हैं, तो काम जो हमारा क्या होता है, स्पेशलाइज होता है। और
इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली होता है। इफेक्टिवली मीन्स होता है बहुत अच्छे तरीके से, वेस्टेज कम होता है और ऑन टाइम होता है, मीन्स विद इन मिनिमम टाइम के अंदर हम काम को क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया जाता है जिसमें ये क्लियर होता है इस व्यक्ति को कौन सा काम दिया गया है, क्या क्वालिफिकेशन है इसकी, क्या इसको रेम्यूनरेशन, मीन्स सारी चीजें उस जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होती हैं, क्लियर होती हैं। जब भी हम किसी को जॉब क्या करते हैं, असाइन करते हैं या कोई काम उसे देते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये लास्ट स्टेप है। एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब है ये स्टेप हमें बताता है एक सीनियर और सबऑर्डिनेट के आपस में रिलेशन, मीन्स कौन किसको ऑर्डर देगा और कौन किसको क्या देगा, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, कौन किससे ऑर्डर रिसीव करेगा, कौन ऑर्डर देगा। मीन्स इसमें हम लोग स्केलर चेन वाला जो प्रिंसिपल है वो फॉलो करते हैं। मीन्स जो ऑर्डर की जो चेन होती है वो ऊपर से नीचे को जाती है, टॉप लेवल टू मिडिल लेवल टू लोअर लेवल, एंड जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, ग्रीवेंसेस हैं, वो जाती हैं नीचे से ऊपर को, बॉटम लेवल टू मिडिल लेवल टू टॉप लेवल। तो ये वाला जो स्टेप है, लास्ट जो स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का, इसमें सीनियर और जूनियर में एक रिलेशन क्रिएट करता है कि कौन सीनियर है, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि ये प्रॉब्लम ना आ सके कि मुझे किसको रिपोर्ट करना है, किससे कमांड लेना है, या सीनियर को ये डाउट ना रहे कि मैंने किस व्यक्ति को कमांड लेना है और इससे कौन सा काम लेना है। सारी चीजें इसमें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीनियर, जूनियर, सभी चीजें इस लास्ट वाले स्टेप में क्या होती हैं, क्लियर होती हैं, ताकि कभी भी इन फ्यूचर कोई भी कंफ्यूजन ना आ सके और कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से ना भाग सके। इसका एक ये भी फायदा है, जब आप किसी को बता देते हैं कि ये आपका सीनियर है और ये जूनियर है, आपको आपस में मिलकर काम करना है, तो वहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। वो एक दूसरे को ये नहीं कह सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे किसे रिपोर्ट करना है या किसे कमांड करना है, किसी ऑर्डर देना है। तो दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कि सबऑर्डिनेट्स एंड सीनियर में क्या करना है, रिलेशन स्थापित करना है। सो इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस देयर आर 4 स्टेप्स। हम फिर से रिपीट कर देते हैं। आइडेंटिफाई या डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को किस तरह से आइडेंटिफाई और डिवाइड कर दिया जाता है ताकि हमारा काम बहुत अच्छे से हो सके और होल बर्डन जो है किसी एक व्यक्ति पे ना जा सके। स्मॉल टास्क दे दिए जाते हैं, डिवाइड कर दिए जाते हैं एम्प्लॉइज में। ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंट, काम को भी 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है फंक्शनल, एक होता है डिविजनल। फंक्शनल में जब आप एक यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं, एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, उसके डिपार्टमेंट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। उन डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट करके उस टारगेट को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। नेक्स्ट आता है डिविजनल डिपार्टमेंटाइजेशन। डिविजनल में क्या होता है, जब एक ही कंपनी में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, मीन्स कैटेगरी क्या है, अलग अलग। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, सोप, शूज, पेस्टिसाइड आप बनाती है एक ही कंपनी, तो हर प्रोडक्ट का जो होगा अपना डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे जो अपने टारगेट को अचीव करने में मदद करेंगे। असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, इसमें सारी क्लियरिफिकेशन होता है, कौन सा व्यक्ति काम कौन सा दिया गया है, कितने समय में उसको क्या करना है, पूरा करना है। एंड एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, इसमें क्या होता है, सीनियर एंड जूनियर में सबऑर्डिनेट्स एंड सीनियर आपस में रिलेशन क्रिएट होता है। इसमें ये क्लियरिफाई होता है कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके पास कितनी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किसको कमांड करेगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। जरूरी क्यों है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या ये क्या बेनिफिट्स हैं इसके। सो द फर्स्ट बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन कैसे आता है, जैसे इसका प्रोसेस का पहला जो हमने स्टेप पढ़ा था, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होता है, जब हम काम को, होल वर्क को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एग्जांपल दिया था हमने बैंक में अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कैशियर अलग होता है, वहाँ पे कैश डिपॉजिट वगैरह होता है, पेपर वर्क अलग करते हैं, और फाइनेंस लोन डिपार्टमेंट क्या होता है, अलग होता है। तो ये डिपार्टमेंट्स हमने काम, पूरे बैंक के काम को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और डिवाइड उन्हीं व्यक्तियों में किया गया जो काम में एक्सपर्ट हो, जिससे कि उनके काम में क्या आएगा, स्पेशलाइजेशन आता है। नेक्स्ट आता है रोल क्लियरिटी
क्लियरली डिफाइंड। रोल क्लियरिटी मींस सभी का रोल क्या है, क्लियर है, ये सभी को काम समझा दिया जाता है पहले ही। डुप्लीकेशन के चांसेस या ओवरलैपिंग के चांसेस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। जब हमें पता है कि कैशियर को कैश का ही काम करना है, या तो कैश विड्रॉ करेगा, किसी को देगा, या क्या करेगा, डिपॉजिट। तो अगर उसकी जगह पे ये काम किसी और को भी दे दिया जाए तो उन दोनों में क्या रहेगा, ओवरलैपिंग के चांसेस, डुप्लीकेशन के चांसेस क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे रोल हर व्यक्ति का क्या है, क्लियर है। हमने जॉब डिस्क्रिप्शन में क्लियर कर रखा है कि किस व्यक्ति को कौन सा काम दिया गया है और कितने समय में वो पूरा करे। क्लियरिटी इन द वर्क रिलेशनशिप। वर्क रिलेशनशिप का मतलब होता है सीनियर एंड जूनियर्स का आपस में रिलेशन क्रिएट करना, कि इसमें ये क्लैरिफाई कर दिया जाता है पहले से, जैसे प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस, स्टेप बाय प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का, कि उसमें क्लियर बता दिया जाता है कि सीनियर कौन है और उसका जूनियर कौन है, कौन किसको कमांड करेगा, कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, कौन किसको उससे आंसरेबल है, अकाउंटेबल है। तो ये सारी चीजें इसमें क्या होता है, रिलेशनशिप में क्या होती हैं, क्लियर होती है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब हर चीज क्लियर है, डिवीजन ऑफ वर्क है, जॉब अच्छे से असाइन कर रखा है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग, वेस्टेज के चांसेस क्या रहते हैं, कम रहते हैं। क्यों, हर व्यक्ति को पता है कि मुझे जो काम दिया गया है मैं ही उसके लिए अकाउंटेबल हूँ, मैं ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो जब टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया तो उन्हीं व्यक्तियों को दिया गया जो उनका उनके क्या है, उस वर्क में क्या है, स्पेशलाइज है, जिससे क्या होता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, ह्यूमन है, फिजिकल है, फाइनेंस है, इन सबका प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि हमने पहले से ही क्लियर क्लैरिफाई कर दिया है। कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब एक ही यूनिट में अलग अलग डिपार्टमेंट है, सभी मिलजुल के क्या करते हैं, काम करते हैं, जिनका मेन फोकस क्या होता है, और ऑर्गेनाइजेशन गोल को क्या करना, अचीव करना। तो आपस में हमेशा कोऑर्डिनेशन क्रिएट करके चलते हैं, ताकि इफेक्टिवली हम अपना जो टारगेट है वो क्या कर सके, हम लोग अचीव कर सके। अडॉप्शन ऑफ चेंजेस। अडॉप्शन ऑफ चेंजेस मींस एनवायरमेंटल स्कैनिंग हम लोग पहले कर चुके हैं, जिससे कि इन फ्यूचर अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो हम उसको इजीली अडॉप्ट कर सकें। मींस कोई टेक्नोलॉजी या एनवायरमेंटल में कोई टेस्ट, प्रेफरेंस या पॉलिटिकल, लीगल ऐसे कोई चेंजेस आते हैं, हम लोग उसको अडॉप्ट इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जब हर काम बिल्कुल क्लियर है, क्लैरिफाई दिया गया है, तो ग्रोथ के चांसेस इसमें क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। हम लोग टाइमली अगर अचीव कर लेते हैं तो वेस्टेज रिसोर्सेज का कम होता है, हर काम स्पेशलाइज होता है, तो हम जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो इसमें ग्रोथ के चांसेस भी क्या रहेंगे, ज़्यादा रहते हैं, हम और बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। जब हम 4 डिपार्टमेंट्स को हैंडल कर लेते हैं तो हम एक यूनिट और ले लेते हैं, हमने एक और यूनिट बना ली, मींस 4 की जगह कितने डिपार्टमेंट हो गए हमारे पास, 8, सेम कैटेगरी की है। तो एक्सपेंशन और ग्रोथ के चांसेस ऑर्गेनाइजिंग में क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल मींस हमने हर व्यक्ति को जब रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए बोला तो वहाँ पे जो सीनियर है उसको हमने क्या दे रखा है, कुछ अथॉरिटीज दे रखी है। अथॉरिटीज का मतलब क्या है कि उसको डिसीजन लेने की पावर है, वो अपने हिसाब से काम वर्क को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, जिससे कि वो इंटरनली डेवलप हो जाएगा और डिसीजन लेने की क्षमता उसकी बढ़ेगी। यहाँ पे हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो प्रिंसिपल था वो लगाया है, जिससे कि जितने भी जिन लोगों को, सीनियर लोगों को हमने अथॉरिटीज दे रखी है, उनका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ organizing process and importance of organizing, and in the next video we will discuss about the structure of the organizing। उस सेकंड वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से इंपॉर्टेंस को फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे बेनिफिट इन द स्पेशलाइजेशन मींस स्पेशलाइज, हमारा जो वर्क होगा वो स्पेशलाइज होगा, क्योंकि हमने वर्क को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। रोल क्लियरिटी है, सीनियर जूनियर का रिलेशन क्लियर है। क्लियरिटी इन द वर्क रिलेशंस, काम भी बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आप प्रॉपर्ली अगर काम करेंगे तो आपका जो रिसोर्सेज का वो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा।
कोऑर्डिनेशन अच्छे से मैनेज कर रखा है हर डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से क्या होगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा। कोऑर्डिनेशन अच्छा रहने का सीधा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे, इजीली हम टाइमली अचीव कर सकते हैं, चेंजेस को इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं अगर कोई चेंजेस होता है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन भी आसानी से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। एंड जब आप किसी को अथॉरिटी देते हैं तो उसमें डिसीजन लेने की जो क्षमता बढ़ती है, जिससे क्या होता है उसका पर्सनल डेवलपमेंट होता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।